हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस पेपर 2 की प्रैक्टिस, क्योंकि साइंस में काफ़ी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है और साइंस की वजह से साइंस और मैथ जो पेपर 2 में जो क्वेश्चन आती है उसकी वजह से काफ़ी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते। बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर लेते हैं, सीडीपी में बहुत अच्छा कर लेंगे, वे हिंदी लैंग्वेज वगैरह में अपना अच्छा कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश में, लेकिन पैडागोजी सोल्व कर लेते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट होता है प्रॉपर साइंस का और मैथ का सब्जेक्ट, तो उसमें बच्चे को समझ नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन दे रहा है सीटेट, कैसे उनको सोल्व किया जाए। यहाँ तक कि पूरा कंप्लीट आप लोग है ना, पूरा कंप्लीट बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, कोचिंग वगैरह आप जहाँ पर करते हो, लेकिन फिर भी आप सीटेट के वे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, मात्र 20 क्वेश्चन, अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर साइंस की बात करूँ 20 क्वेश्चन आपके आते हैं सब्जेक्ट के और 10 क्वेश्चन आपके आते हैं पैडागोजी के, तो फिर भी आप उन 20 क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। काफ़ी बच्चों को रहता है कि साइंस काफ़ी हार्ड लगती है, सीटेट की साइंस काफ़ी हार्ड आती है, कैसे तैयार करें क्या करें। सीटेट की साइंस जो है वो हार्ड नहीं आती, सीटेट की साइंस प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आती है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं, केवल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंडिंग आप कैसे बना पाओगे? आप क्वेश्चन सोल्व करके बना पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे सीटेट पूछ रहा है और उनको आप किस तरह से सोल्व कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आप सोल्व करोगे, देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको सोल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक हैबिट होनी चाहिए। तो हम आपको सोल्व कराएंगे, हम आपके लिए क्लासेज लेकर आए हैं। इन क्लासेज में आपको डेली डेली नहीं कहती, 20 क्वेश्चन, जब भी आपकी क्लास अपलोड होगी 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस क्लास में। और अगर आप चाहते हैं कि आप साइंस में अच्छा स्कोर कर पाए, साइंस की वजह से आपका पेपर ना रुके पेपर 2 क्वालिफाई होने से, क्योंकि टीजीटी की भी वैकेंसी आएगी, DSSB की, तो डेफिनेटली हर कोई चाहेगा, DSSB एक काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है, तो हर कोई चाहेगा उसमें फॉर्म भर पाए, टीजीटी वगैरह की तैयारी करे। तो आपको है ना अच्छी तरह अपना पेपर 2 पर अच्छी तरह फोकस करना है। अगर आप नहीं चाहते कि साइंस की वजह से आपका पेपर रुके, तो आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको हर पर्टिकुलर क्लास में, और आगे बढ़ा भी सकते हैं इनका नंबर, वो तो आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी लंबी क्लास देखने की स्थिति में हो या देख सकते हो। मोस्टली बच्चे जो है छोटी क्लास देखना पसंद करते हैं, 20 to 30 मिनट की, तो बच्चों की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें बनानी पड़ती है, वरना मेरी तो कैपेसिटी है, मैं 2 आवर्स और 3 आवर्स की भी क्लास बना सकती हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा मेरा मेहनत करने का। देखो इन क्लासेज की और स्पेशल बात क्या होगी, आपको PDF भी दिया जाएगा क्लास के साथ। मैं नहीं चाहती जो स्टूडेंट हमारे से जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो PDF के लिए इधर उधर परेशान हो या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में परेशान हो। लेकिन बच्चों, मैंने बहुत सोचा, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको PDF तो दूंगी, पर मैं आपको PDF में आंसर नहीं दूंगी। इसका भी एक रीज़न है, देखो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि अगर मैं आपको आंसर दूंगी तो क्या करेंगे, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे और PDF को है ना डाउनलोड करके रख लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद वो उनके फोल्डर में पड़ा रहेगा और वो उसको कभी भी खोल कर नहीं देखने वाले। मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे यही करते हैं, सिर्फ PDF को इकट्ठा करते हैं। तो मैं चाहती, PDF को इकट्ठा करने से पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, पेपर क्वालिफाई होगा उसको पढ़ने से, क्वेश्चन को देखने से। तो मैं चाहती हूँ आपका पेपर क्वालिफाई हो, मैं आपके हित में हूँ, भले ही आप मुझे बुरा कहे या कुछ भी कहे। मैं आपको PDF दूंगी। आपके स्टेप क्या होंगे, देखो आपको 2 स्टेप होंगे आपके। सबसे पहले आप क्लास को देखोगे, स्टेप 1 में आप क्लास को कम्प्लीटली देखोगे। स्पीड अपने अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं कि जिस स्पीड में, अगर आपको स्लो या फिर फास्ट कर सकते हैं आप। क्लास को देखने के बाद आप PDF डाउनलोड करोगे, पर्टिकुलर जो मैं लिंक दूंगी PDF का आपको, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको PDF के वे क्वेश्चन पढ़ने हैं, मोबाइल में ही अपने जेई में भी आप क्लास ले रहे हो, और देखना है कि आप उनके आंसर लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। क्लास को अगर आप अच्छी तरह फुल फोकस होकर देखेंगे तो आप उनके आंसर लगा पाओगे। पर बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाते, तो आपको क्या करना है, वीडियो में पर्टिकुलर उस स्थान पर जाकर आपको क्वेश्चन देखना है कि उसका क्या आंसर था, और फिर दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा आप एक बार कर लोगे। सेकंड स्टेप में आपको क्वेश्चन लगाने हैं PDF से देखकर, और फिर क्या करना है आपको, बस जब आपका एग्जाम होगा जिस शिफ्ट में जिस दिन, उस दिन से पहले आप एक बार और रिवाइज कर लेना, इतना आपको करना है। तो साइंस की प्रॉब्लम आपको ख़त्म हो जाएगी। और साइंस को लेकर आप अब तक जो सैड फेस बनाते थे ना इस बेबी की तरह, ये जो आपका सैड फेस है ना, तो ये सैड फेस आपका फिर पेपर देखते ही हैप्पी फेस में बदल जाएगा। इसकी तरह देखो कितना अच्छा हैप्पी बेबी है ये। जब आपको पेपर देखोगे और आप देखोगे अरे वाह, मैं तो 20 के 20 क्वेश्चन सोल्व करने की स्थिति में हूँ। देखो कुछ भी काम करने के लिए हार्ड वर्क की काफ़ी ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क।
क्या फ़ायदा इतना बड़ा बड़ा सब्जेक्ट पढ़ने का जब सीटेट में वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आते। हम पर्टिकुलर वो पढ़े ना जो सीटेट में आ रहा है, हम प्रैक्टिस करें ना उन क्वेश्चनों की। सीटेट इतना हार्ड एग्जाम नहीं है आपका, सीटेट काफ़ी ईजी है और इसको आप ईजिली कुछ पर्टिकुलर मेथड्स अप्लाई कर कर क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्लास से इसलिए मैंने आपको इतना सब कुछ बताया है। डेली हम क्लास में फटाफट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। मैं नहीं चाहती आपका एक भी मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हो, आपका टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स कोई पौधा है जो स्वयंपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। स्वयंपोषी क्या होता है, मतलब ऑटोट्रोप्स, जो अपना फूड है ना खुद बनाते हैं, और विषमपोषी क्या होता है, जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो एक्स कोई पौधा है और वो स्वयंपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स क्या हो सकता है, घटपर्णी या पिक्चर प्लांट, शैवाल, अमरबेल या फंगी या कवक। अब देखिए कौन सा पौधा जो स्वयंपोषी के साथ विषमपोषी भी है। तो जो बच्चे हमारे साथ सीटेट के जो बच्चे हमारे साथ एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस क्लास में जुड़े हुए हैं, जहाँ पर मैं PYQ सोल्व करा रही हूँ, तो वे तो देखते ही बता देंगे कौन सा पौधा है, क्योंकि मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। घटपर्णी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो मतलब स्वयंपोषी के साथ विषमपोषी भी है। ये क्या करता है, छोटे मोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं तो उनको अपने अंदर फंसा कर खा जाता है उनको। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका, पिक्चर प्लांट, घटपर्णी पौधा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा घटपर्णी पौधा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेड एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानव तथा अन्य जंतुओं की आहार नाल में होता है। कहाँ पे होता है, आहार नाल में, और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जेड क्या है, तो मनुष्य की आहार नाल में और अन्य जंतुओं के आहार नाल में बैक्टीरिया पाया जाता है। तो जेड हमारा क्या है, जेड हमारा एक बैक्टीरिया है, ये जीवाणु बोलते हैं इसको। तो जेड क्या हो जाएगा हमारा, बैक्टीरिया। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, खामखा आप डरते हो इनसे। भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं। तो निम्न में से किसमें इन चरणों का सही क्रम निरूपित किया जा सकता है। देखो भेड़ से अगर हम ऊन प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन की सहायता से भेड़ की स्किन से हम ऊन उतारेंगे, ऊन को उतारेंगे मतलब ऊन की कटाई करेंगे। ऊन की कटाई के बाद क्या करेंगे, उनकी सफाई करेंगे, मतलब ऊन को धोएंगे अच्छी तरह। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऊन की सफाई को बोलेंगे हम अभिमार्जन, अभिमार्जन, अभिमार्जन बोलेंगे। फिर क्या करेंगे, ऊन की धुलाई उलाई वगैरह करके उसको छाटेंगे, मतलब अच्छे रेसे छाटेंगे कि कौन से अच्छे रेसे है या कौन से बेकार रेसे है। अच्छे रेसों को छाट कर हम भिजवा देंगे उनको आगे फैक्ट्री वगैरह में। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उनकी रंगाई की जाएगी, उन पर अलग अलग कलर पे ढाला जाएगा उनको। और फिर क्या करेंगे, फिर उसका धागा बनाया जाएगा, और धागा बनाने के बाद उसकी बुनाई की जाएगी। तो एक ये सब स्टेप कौन से ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जोड़ों के प्रकार का सही मिलान सेट को निरूपित करता है। देखो कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक खली का जोड़। ओके, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट याद रख लेना, आपको ये नाम काफ़ी थोड़ा हार्ड सा होता है पढ़ने में भी। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा कहाँ पर होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा आर्म्स एंड शोल्डर्स में पाया जाता है, मतलब इसका तो यही होगा सीधा हाथ और कंधे में। पिवोटल जॉइंट, पिवोटल जॉइंट मतलब धुरार्ग जोड़, ये हमारा कहाँ पाया जाता है, पिवोटल जॉइंट हमारा नेक में होता है। पिवोटल जॉइंट कहाँ पर होता है, नेक में होता है। तो बी का थर्ड हो जाएगा। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट हमारा एल्बो में पाया जाता है। सी का फोर्थ होगा। और डी अचल जॉइंट या फिक्स जॉइंट, फिक्स जॉइंट होता है हमारा जबड़े में, जो में। अगर आपको और भी डिटेल में डिस्कशन चाहिए ना तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, मैं इसलिए डिस्कशन को अवॉइड कर रही हूँ ज़्यादा, वरना मैं तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें समझा सकती हूँ। तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है। मैं हमेशा से अपनी हर वीडियो में कहती हूँ एक बच्चा भी कमेंट करेगा, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक बच्चे को भी दिक्कत है ना हमारी वीडियो से कि मैम आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, तो उसकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। आप ये मत सोचना आप अकेले हैं और बच्चे तो समझ पा रहे होंगे, अरे भाई सब बच्चे डिफरेंट होते हैं। ओके, तो चलिए कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए का फर्स्ट। ए का फर्स्ट कौन कौन से में, फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा ए का फर्स्ट, और बी का थर्ड, सी का फोर्थ, ये फर्स्ट। ए का फर्स्ट अगर हमें पता है तो हम ये सोल्व कर सकते थे क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 1 क्रोमोसोम। देखो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है मतलब, तो उसमें क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम, उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होगा। अनफर्टिलाइज्ड एग में एक्स क्रोमोसोम होगा। तो जब वो शुक्राणु से मिलेगा तो वहाँ पर या तो एक्स भी मिल सकता है उसे या वाई भी मिल सकता है। अगर एक्स एक्स मिल गया तो गर्ल्स हो जाएगी, गर्ल चाइल्ड,
और अगर XY मिल गया तो बॉय चाइल्ड हो जाएगा। ओके, ये तो आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, इतना यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अनिश्चित अंडाणु में एक क्रोमोसोम होता है। अनिश्चित अंडाणु में क्रोमोसोमों या गुणसूत्रों के 23 पेयर्स होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 1 एक्स सेक्स क्रोमोसोम। देखो एक्स है ना, हमारा सेक्स डिसाइड कर रहा है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अनिश्चित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई ऐसे तत्व है जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है। इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? देखो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो एक्स वाई हमारे क्या होंगे? एक्स वाई हमारे होंगे सोडियम एंड पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। ओके, स्टोर किया जाता है केरोसिन में, क्योंकि अभिक्रियाशील है, वायु के साथ ये क्रिया कर लेते हैं। एक्स कोई संश्लेषित रेशा फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता है। इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है? देखो, जो संश्लेषित रेशा, जो फाइबर्स ऊन से मिलता जुलता है, वो होता है हमारा एक्रिलिक। तो एक्स हमारा क्या होगा? एक्रिलिक होगा एक्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता? बिजली से लगी आग। देखो, बिजली से अगर आग लगती है तो उस कंडीशन में हमें पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर मतलब सुचालक होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कर सकती है, प्रवाहित हो सकती है। तो अगर हम बिजली से लगी आग को पानी से बुझाने की कोशिश करेंगे, जो बंदा आग बुझा रहा है उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि करंट है ना, पानी के थ्रू उसके पास तक आ सकता है। लकड़ी से जली आग को बुझा सकते हैं पानी से। पेट्रोल का जलना, देखो अगर पेट्रोल से आग लगी है, देखो पेट्रोल जो होता है वो पानी से हल्का होता है, तो जब हम पानी से पेट्रोल से लगी आग को बुझाने की कोशिश करेंगे तो पेट्रोल के जो पार्टिकल्स है, पेट्रोल के जो कण है, वो पानी में ऊपर आ जाएंगे और आग पानी के सरफेस पर, पानी की सतह पर भी आग जलती रहेगी। कागज का जलना, कागज से जली आग को हम बुझा सकते हैं, तो कौन सी आग को हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते बुझाने में? बिजली से लगी आग और पेट्रोल से लगी आग या पेट्रोल का जलना। तो ऑप्शन नंबर ए और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकटापन्न स्पीसीज मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज की जनसंख्या की स्थिति पर डाटा का संकलन निम्न में से किसमें है? मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज पर जो डाटा हम संकलित करते हैं तो वो कौन सी बुक में करते हैं? तो ये करते हैं हम रेड डाटा बुक में। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? हमारी IUCN जारी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु P धातु Q को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। जो धातु P है वो Q को विस्थापित कर देती है, तो P डेफिनेटली Q से तो स्ट्रॉन्ग हुई, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि Q को विस्थापित करिए, परंतु धातु R को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। लेकिन धातु R को नहीं कर सकती, तो R इससे भी स्ट्रॉन्ग हुई, क्योंकि R को नहीं कर पा रही, Q को कर पा रही है। ये वाला सिंबल तो पता होगा ना आपको, साइंस के स्टूडेंट हो आप। इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी हो जाएगी? आपकी Q हो जाएगी। कितना इजीली हमने सोल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। वह 2 कदम पीछे हटती है। वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी? देखो क्या दर्पण हमारा कौन सा है? दर्पण पर ध्यान रखना है, दर्पण हमारा है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होगा? प्रतिबिंब का साइज तो समान रहेगा, परंतु दर्पण से दूर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.25 मीटर भुजा का कोई हरा घन, हरे घन का क्या है हमारा? 0.25 मीटर है, ये ग्रीन क्यूब है हमारी। 0.35 भुजा का लाल घन, 0.35 मीटर का क्या है हमारा? रेड घन है, हमारा रेड क्यूब है। और 0.5 मीटर भुजा का कोई पीला घन, 0.5 मीटर भुजा का कोई येलो क्यूब है हमारी। किसी चपटी मेज पर रखा है। यदि सभी घनों के द्रव्यमान समान है तो इनमें से कौन सा घन मेज पर अधिक दाब आरोपित करेगा? देखो अगर द्रव्यमान हमारा इक्वल हो तो जिस घन का क्षेत्रफल सबसे कम होगा, क्षेत्रफल सबसे कम होगा, वही सबसे ज़्यादा दाब आरोपित करेगा। तो क्षेत्रफल देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? साइड, अर्थात जिस घन की भुजा सबसे कम होगी, मतलब भुजा छोटी होगी, वही सबसे ज़्यादा दाब आरोपित करेगा। अब 0.25, 0.35, 0.5 में कौन छोटा है?
0.25 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ग्रीन घन, हरा घन जो है हमारा वो सबसे अधिक दाब आरोपित करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा घन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है। देखो ये तो हम जानते भी है कि ध्वनि जो है वो पहला कथन ही हमारा गलत है। ध्वनि जो माध्यम की जरूरत होती है, ध्वनि हमारी निर्वात में गमन नहीं कर सकती, जबकि प्रकाश लाइट हमारी निर्वात में गमन कर सकती है। कंपन की आवृत्ति उच्च और तारत्व भी उच्च होता है, ये भी सही है आपका। सभी कंपन की गति या दोलन होती है, ये भी सही है। बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पर हमसे गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव्यों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक है। विद्युत के अच्छे चालक कौन कौन से? देखो विद्युत के अच्छे चालक होंगे हमारे नींबू का रस, सिरका और टोटी का जल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है। देखो भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें पदार्थ की अवस्था चेंज नहीं होती और पदार्थ को हम वापस उस कंडीशन में ला सकते हैं। वो कागज के टुकड़े टुकड़े करना, ये भौतिक परिवर्तन है। केक पकाना, पटाखे फोड़ना, देखो पटाखे फोड़ना हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा, अवस्था चेंज हो गई। पानी उबालना, भोजन पकाना, लोहे का जंग लगना, कागज जलाना, दूध का दही जमना काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है हमारा केमिकल चेंज का, रासायनिक परिवर्तन के, क्योंकि दूध की अगर दही बन जाती है तो वापस हम उस कंडीशन में नहीं ला सकते, अवस्था चेंज हो जाती है। कांच टूटना, गेहूँ पीसना, पानी उबालना, देखो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे तीनों फिजिकल चेंज के, भौतिक परिवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल आ गया आपका। देखो न्यूमेरिकल से आपको डरना नहीं है। सबसे पहले तो आप न्यूमेरिकल देखकर काफ़ी बच्चे डर जाते हैं, अगर आप वो है ना जहाँ डर गए वहाँ मर गए। ओके, तो डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पर कि हाँ मैं इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकती हूँ। मैथ में और न्यूमेरिकल वगैरह में आपको डरना नहीं है, ध्यान रखनी है अपनी ये बात अपने माइंड में। रेवा कार चलाकर अपने ऑफिस से घर जा रही है। देखो रेवा कोई लड़की है, वो अपने ऑफिस से घर जा रही है, 22 किलोमीटर दूर है। उसके ऑफिस से जो घर की दूरी है वो है हमारी 22 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है उसके ऑफिस से घर की टोटल डिस्टेंस जो है हमारी वो 22 किलोमीटर है। अब देखो रेवा क्या करती है, 10 मिनट तक तो 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो केवल 10 मिनट टाइम, अगर 10 मिनट माने केवल, तो यहाँ पर हमें रेवा की चाल बताई है 40 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी होगी? टोटल उसे 22 किलोमीटर कवर करनी है, तो 10 मिनट में कितनी कवर करी होगी? तो चलिए निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर देखो फॉर्मूला होता है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें निकालना है, दूरी निकालनी है हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चाल अपॉन चाल गुना समय। ओके, तो चाल कितनी है हमारी 48 और टाइम कितना है हमारा 10, पर 10 मीटर है, मिनट है मिनट। तो मिनट को हम एक बार घंटे में कर लेंगे कन्वर्ट, क्योंकि हमें जो ऑप्शन है हमारे सब घंटे में है, तो घंटे में निकाल लेते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 0 से 1 0 कैंसिल हुई और 6 8 जा 48, तो 8 किलोमीटर दूरी इसने कवर कर ली है, 8 किलोमीटर कवर कर ली। तो 22 टोटल दूरी थी, उसमें से 8 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो 22 में से 8 माइनस गई तो कितनी डिस्टेंस अभी बची हुई है? 14 किलोमीटर डिस्टेंस अभी इसकी बची हुई है जो इसको आगे चलनी है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं ये रेवा आगे क्या करती है। वह कुछ वस्तु खरीदने के लिए 15 मिनट के लिए बाजार जाती है, बाजार में रुकती है। देखो यहाँ पर ये रुकी हुई है, यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं चल रही, तो यहाँ पर कोई डिस्टेंस तो कवर करेगी नहीं वो, बट टाइम जरूर लेगी 15 मिनट का। चलिए देखते हैं। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से आरंभ कर देती है। देखो 8 किलोमीटर तो वह चल चुकी है, 14 किलोमीटर अब भी बाकी है। तो 14 किलोमीटर वह कैसे चलेगी? 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। तो यहाँ पर भी उसकी क्या निकाल लेते हैं हम? यहाँ पर टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि डी तो हमारे पास 14 किलोमीटर है, डिस्टेंस तो हमारे पास, और चाल भी है, यहाँ पर हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 14 अपॉन दूरी अपॉन चाल। चाल कितनी है हमारी 56, तो ये आ जाएगा 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, 1/4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ये किलोमीटर, क्योंकि स्पीड हमने हमारी जो है 48 किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल निकालनी। सेकंड स्टेप हमने, ये तो फर्स्ट स्टेप था हमारा, 3 स्टेप पे क्वेश्चन सोल्व होगा ये।
ये सेकंड देखो, कुछ इस क्वेश्चन की है ना शॉर्ट ट्रिक नहीं होती न्यूमेरिकल वगैरह की, जो होगी मैं डेफिनेटली बताऊंगी, मैथ्स वगैरह में हो जाती है। अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें औसत चाल निकालनी है इसकी, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला लगाएंगे हम सबसे पहले, हमारे टोटल डिस्टेंस और टाइम, दूरी बटे समय। तो समय हमारा स्टार्ट कितना, देखो दूरी तो हमारी 22 किलोमीटर है, कंप्लीट दूरी हमारी। मैं तो पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होए। दूरी तो हमारी टोटल 22 किलोमीटर है, लेकिन समय सबसे पहले उसने 10 मिनट चली, 10 मिनट तो उसने यहाँ पर ली, 15 मिनट उसने यहाँ पर ली, और तीसरा समय वो जो हमने निकाला है 1.4 किलोमीटर पर आवर। हमें आंसर देना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इन मिनट को भी घंटे में ही कन्वर्ट करेंगे। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए टोटल टाइम लिख लेते हैं। सबसे पहले 10/60 प्लस सेकंड स्टेप में कौन सा टाइम कवर किया है उसने, 15 मिनट, 15/60 और फिर प्लस करेंगे 1/4। तो ये आपका लास्ट स्टेप है, यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं बची, जो यहाँ पे कर लेते हैं इसको सोल्व। तो चलो 22 हमारा ऊपर है और नीचे क्या करते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, या तो इसको काट लेते हैं। देखो 0 से 0 कट जाएगी यहाँ पर 15 4 या 60 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 12। ऊपर 22 है हमारा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इसका 12, एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 6 2 जा 12, 2 4 3 जा 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका 22 3 3 6 8 और 12 क्या चला जाएगा आपका ऊपर। तो चलिए इसको काटते हैं, 2 4 जा 8, ये 11 आ जाएगा, और 4 3 जा 12 और 11 3 जा आ जाएगा आपका 33 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं अपने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप है ना वीडियो को दोबारा सुन ले, मतलब पीछे करके देख ले इस वाले क्वेश्चन पे पर्टिकुलर। वैसे आ गया मैं काफ़ी आराम से समझाया है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है, निस्यंदन, निस्तारण, अवसादन, उद्रुपातन। देखो उद्रुपातन सब्लिमेशन जो होता है उसको क्या होता है, ठोस वस्तुओं को डायरेक्ट मतलब गैस में चेंज कर देता है, तो ये नहीं सहायक होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों को पहचानिए। छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। देखो छाया का साइज प्रकाश के स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर भी निर्भर करती है, जिस दिशा से प्रकाश आ रहा हो कौन सी डायरेक्शन में छाया बनेगी डिपेंड करेगा उस पर। छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता है, देखो ऐसा कुछ नहीं है। छाया बनने की व्याख्या प्रतिबिंब बनने की अवधारणा से की जा सकती है, जी नहीं, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। दोमट मृदा की तुलना में चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। देखो दोमट मृदा जो होती है, दोमट मृदा में जो होती है वो पानी के रिसने की दर चिकनी मिट्टी से कम होती है, चिकनी मिट्टी से कम होती है, चिकनी मिट्टी से ज़्यादा होती है, और जो बलुआ मिट्टी है उससे कम होती है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, दोमट मृदा की तुलना में चिकनी मिट्टी में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। चिकनी मिट्टी में उच्चतर नहीं, चिकनी मिट्टी में कम होती है दोमट मृदा से। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बलुआ मृदा की तुलना में दोमट मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। देखो बलुआ मृदा ये है हमारी, बलुआ मृदा की तुलना में दोमट मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतम होती है। बलुआ मृदा की तुलना में दोमट मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है, उच्चतर नहीं होती है, निम्न होती है। देखो ये वाला सिंबल हमारा निम्न का है, तो इसमें कम होती है, ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर के बराबर होती है, बराबर नहीं, देखो कम हो रही है, यहाँ पर कम होती है ना, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्चतर होती है। देखो बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्चतर होती है, देखो उच्चतर है ये, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलय है, तो वसा में विलय विटामिन कौन कौन से होते हैं,
KEDA, ये तो बहुत ही कॉमन ट्रिक है, हर कोई ऐसे याद करता है। तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक है। वाई एक ऐसे, देखो त्वचा और आँख को देखना है, आँख को मतलब ए होगा हमारा, है ना, आँख और स्किन के लिए। तथा वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है। तो एक्स और वाई को पहचानिए। देखो ए होगा हमारा, डी वाले ऑप्शन तो हम काट देते हैं। जो ए है वो सिट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे फलों में नहीं पाया जाता, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए पीले फल येलो फ्रूट्स में पाया जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और बाकी आप इनको अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा। और पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, लिंक डलवा दूंगी, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ।